हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। ये मनाजिर हैं गुज़श्ता रोज कराची में MQM पाकिस्तान की बल्दियाती कानून में तरमीम के खिलाफ एहतजाज के, जिसमें MQM के मुजाहिरीन पर उनके बकौल पुलिस ने तशद्दुद किया और MQM के ही मुताबिक पुलिस तशद्दुद से MQM का एक कारकुन असलम जो है वो जाँ बहक भी हुआ। और आज MQM पाकिस्तान के ने इस वाक़े के खिलाफ शहर भर में यौम शोक भी मनाया और जाँ बहक कारकुन की तदफीन जो है वो भी अजीज़ाबाद के कब्रिस्तान में की गई। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का यह कहना है कि MQM के कारकुन की हलाकत पुलिस तशद्दुद से नहीं हुई और असलम की हलाकत की शफाफ तहकीकात के लिए लाश का पोस्टमार्टम कराने के लिए हम लोग तैयार हैं। उन्होंने उनका जो खानदान है उनसे भी मुतालबा किया कि आप लोग सामने आएँ ताकि उनका पोस्टमार्टम कराया जा सके। लेकिन इसी दौरान आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक से फ़ोन पर गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया और वज़ीर आला सिंध के बकौल सियासी इख्तिलाफात बातचीत और सियासी उसका हल जो है वो सियासी निकलना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की इंक्वायरी कराकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का यकीन भी दिलाया। साथ ही मुराद अली शाह ने अमीनुल हक को नए बल्दियाती कानून पर बातचीत की पेशकश भी कर दी। वज़ीर आला सिंध ने मुजाहरे में जख्मी होने वाले MQM के रुकन सूबाई असम्बली सदाकत हुसैन को भी फोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी जानिब इमरान खान ने सिंध पुलिस के MQM के एहतजाज पर तशद्दुद का इस्तेमाल का नोटिस लेते हुए वज़ारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध पुलिस से मुकम्मल रिपोर्ट इस वाक़े की तलब कर ली है। इमरान खान का मजीद ये कहना था कि रिपोर्ट्स मिलने के बाद पुरन मुजाहिरीन पर तशद्दुद में मुलविस जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध ने भी सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत जारी की है कि वो अपनी सरबराही में कमेटी कायम करे और जिसके खिलाफ भी ज्यादती के सबूत मिले उसके खिलाफ एक्शन ले। कराची में वज़ीर आला हाउस पर MQM के एहतजाज पर पुलिस के तशद्दुद के वाक़े पर अपोजिशन की दीगर जमातों ने भी उसकी सख्त मजम्मत की। उसके अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस एहतजाज पर पुलिस एक्शन को बरबरियत करार दिया। कल जो कुछ हुआ वो किसी तौर पर नहीं होना चाहिए था, वाक़े की इंक्वायरी होनी भी चाहिए और सबने, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है और लेकिन पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखने की एक जमात है और उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो अपनी बात को अमल से साबित करे और इस वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। साथ ही आज वज़ीर आला सिंध की तरफ से MQM को बल्दियाती कानून पर बातचीत की दावत जो है वो देर से सही लेकिन एक दुरुस्त इक़दाम है। ये काम पहले ही पीपल्स पार्टी कर लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। और साथ में नाज़रीन, कल भी हमने पूरा प्रोग्राम जो है वो कराची के इस वाक़े पर किया और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि बल्दियाती निज़ाम के बारे में जो कानून साजी की जा रही है, पीपल्स पार्टी के अलावा सभी तकरीबन तमाम अदरवाइज सियासी जमातें जो हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं और इसका शहर के अमन व अमान पर भी असर पड़ सकता है। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान सुपर लीग का इफ्तिताह हो चुका है, आगाज़ हो चुका है आज से, और उसमें अहम बात यह है कि इंटरनेशनल खिलाड़ी भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में ख़राब होती है तो वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि तमाम सियासी जमातों को सोचना होगा कि ये पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनली कोई अच्छा नहीं जाएगा। तो आज MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर अमीनुल हक से सिंध मुराद अली शाह की क्या गुफ्तगू हुई और वे फॉरवर्ड क्या है ताकि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का ये मसला ना बन जाए। खुद अमीनुल हक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गुफ्तगू का आगाज मैं यहाँ से करूंगा कि आज मुराद अली शाह साहब ने आपको कॉल की और कल वाक़े पे अफसोस का इजहार भी किया और इंक्वायरी कराने का भी कहा और आपको दावत भी दी। लोकल बॉडीज जो एक मुतनाज़ा एक्ट जो चूंकि पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तमाम जमातें उसकी मुखालिफ हैं, हाउ डू यू फील? क्या अब मामलात जो हैं वो थोड़े से बेहतरी की तरफ जाएंगे? एक तो आपकी बात क्या हुई और क्या आप एग्री हैं उनसे और बैठने के लिए तैयार हैं पीपल्स पार्टी के साथ? ये बड़ी एक खुशगवार हैरत था कि CM साहब ने फ़ोन किया और सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि कल का जो इवेंट और इंसिडेंट हुआ है CM हाउस के सामने, उस पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये वाक़ई नहीं होना चाहिए थी। इस पर भी बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि उन्होंने इस चीज़ की अपनी कोताहियों को, सिंध हुकूमत की, बिलखसूस पुलिस की जो कोताही थी उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया किसी न किसी तरीके से। और अच्छी बात की थी, हमने उनके सामने रखा कि देखिए जिस अंदाज से एक निहत्ते और पुरअमन रैली थी
जो और जिसके किसी भी कारकुनान के हाथ में, किसी के हाथ में कोई एक पत्थर, कोई डंडा तक मौजूद नहीं था। इसके बावजूद जिस बारबरिक अंदाज से लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई और फिर एमकेएम के जो मुंतखब एमपीएस थे उनको रोडों पे घसीटा गया। खवातीन अराकीन असेंबली भी जख्मी हुई। हमारे 14 से 15 के करीब साथी अलग जख्मी हुए। इसी तरह से हमारे एक मुंतखब जो जिसे कहते हैं कि एक्स न्यू कराची के जो नाजिम थे हनीफ सुरती भाई, उनके आंख भी ज़ाया हो गए। हमने तमाम चीज़ें उनके सामने रखी। उन्होंने कहा यस, हम एक आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराएंगे। हु एवर इज इन्वॉल्व वी विल टेक एन स्ट्रिक्ट एक्शन। ये एक अच्छी बात हुई है। साथ साथ उन्होंने अर्ज किया कि सिंध लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हाँ, वी आर वेरी मच ओपन। मैंने उनसे अर्ज की कि आप अगर एमकेएम एक सियासी जमात है और सियासी जमात होने के नाते हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। अगर आप जहन बनाते हैं कि यस, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 के ऊपर अगर आप बामकसद गुफ्तगू करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है बेशक एमकेएम के जब भी जाना चले। ये तो अमीनुल हक साहब बात फिर अच्छी तरफ जा रही है और ये कराची के शहरियों के लिए और सिंध के शहरियों के लिए भी एक अच्छी खबर है। लेकिन आगे किस तरह अब बात बढ़ेगी? रोड मैप क्या हुआ? कब आप उनसे मिल रहे हैं और किन नुकात पर मुज़ाकरात होंगे? देखिए, मेरा ख्याल अभी मिलने की चीजें, नथिंग इज फाइनलाइज। आपको पता है एमकेएम जमहूरी तरीक़ेकार के हिसाब से आगे बढ़ती है। वो तमाम चीज़ें जो मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने आज शाम को 6 साढ़े 6 बजे अपनी राब्ता कमेटी के अरकान के सामने रखा है। राब्ता कमेटी की मीटिंग अभी जारी है, बाहमी मशावरत होगा, मशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, एमकेएम पाकिस्तान 2013 और 2021 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को काला कानून करार देती है, मुस्तरद करती है। और शायद सबसे अच्छी ये बात थी कि इस सूबे सिंध में काम करने वाली तमाम सियासी पार्टियां, चाहे वो PMLN हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, PTI हो, JUI हो, तमाम छोटी बड़ी सियासी पार्टियां हो, उन तमाम लोगों ने इसको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में रिजेक्ट किया। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा कि तजारती अंजुमनें साथ बैठी, उन तमाम लोगों ने रिजेक्ट किया। तीसरी जो बड़ी स्टेक होल्डर थी वो इकोनॉमिक स्टेक होल्डर थी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साइट एसोसिएशन, कोरंगी एसोसिएशन, ये भी हमारे साथ बैठे, इन्होंने भी इसे रिजेक्ट किया। तो मैं समझता हूं कि नौशे दीवार ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत को पढ़ लेना चाहिए कि अब कराची के अवाम, सिंध के अवाम इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट को रिजेक्ट करते हैं। और एमकेएम क्या कहती है, एमकेएम और इसीलिए अमीनुल हक साहब, मेरे ख्याल में इसीलिए सीएम साहब ने इस पर मुज़ाकरात की हामी भी भरी और आपसे वो करेंगे। ये बताइएगा कि देखें, इन मामलात को अगर साइड पे करें तो एमक्यूएम एक बड़ी स्टेक होल्डर रही है सिंध की और अभी भी है। आप वफाकी हुकूमत का भी हिस्सा है। जिम्मेदारी जो है वो जाहिर बात है सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, उनको भी जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन एमक्यूएम को भी करना चाहिए। कल का जो वाकया था, अगर आपके जो कारकुनान हैं अगर वो उस तरफ ना जाते तो शायद ये बात टाली जा सकती। ऑल्दो ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है पुलिस के तशद्दुद की या जिस तरह से आप लोगों के एमपीएस को ट्रीट किया गया, लेकिन सिर्फ एक जिम्मेदारी का एहसास होना जो है। आप वहां पे थे, खालिद मकबूल साहब वहां पे थे, आपके बाकी जो लीडरशिप है, वसीम अख्तर साहब वो वहां पे थे। तो ऐसे रवैये सामने आने चाहिए कि ये चीजें मुस्तकबिल में ना हो। कराची में ऑलरेडी लसानियत 40 साल कराची ने देख लिए, बहुत ज्यादा सफर हुए कराची के अवाम, तो अब दोबारा उस तरफ मतलब ये जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है। मैं चाहता हूं बिल्कुल खुल के बात कर लेता, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। आप देखिए 2 महीने से हम एहतजाज कर रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंक्लूडिंग रीगल चौक पर भी हमने मुजाहरा किया, एक पत्थर नहीं पड़ा, किसी स्ट्रीट लाइट को नुकसान नहीं पहुंचा, किसी गाड़ी की विंड स्क्रीन नहीं टूटी। इसी तरीके से कल जब हमने अपना मुजाहरा शुरू किया, FTC से मुजाहरा शुरू किया है और तकरीबन 5 किलोमीटर का सफर किया, नॉट अ सिंगल, जैसे कहते हैं कि एक पत्थर किसी जगह नहीं पड़ा। कल चूंकि हजारों की तादाद में कारकुनान थे, उनमें शदीद गम और गुस्सा पाया जाता था, और जब वो मेट्रो पुल के राउंड अबाउट पे पहुंचते हैं तो उन्होंने रुख क्या कर लिया, चीफ मिनिस्टर हाउस पर रुक किया। आप फुटेज देख सकते हैं, वसीम अख्तर भाई ने मुख्तलिफ जगहों पर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब अवामी रेला होता है तो वो फिर आमतौर पर अक्सर मौके पर लीडरान की बातें सुनने से इनकारी होता है। फिर क्या था, सबसे अच्छी बात थी कि इंतहाई पुरअमन और नियती रैली थी जिसके अंदर खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ, मज़ाकरात करने के बजाय हम तो फरियाद लेकर गए थे सीएम हाउस के पास। होना क्या चाहिए था कि सीएम हाउस से चंद सियासी लोग बाहर आते, हमसे मज़ाकरात करते, हम पुरअमन तरीके से वापस लौट जाते और फिर हम 7 दिन का अल्टीमेटम दे के आगे बढ़ते। लेकिन हमल इसके बरक्स हुआ जिसके बिना पे मामला थे। दूसरी बात आपने कहा, शायद आपके इशारा PCL की तरफ से आपने जिक्र भी किया। देखिए PSL मेरा अपना इवेंट है, लाहौर कलंदर, कराची किंग, मुल्तान सुल्तान मेरी टीम है,
सरफराज अहमद और बाबर आजम का मैं फैन हूं। वो कराची के हीरो हैं। मैं तो हर सूरत में चाहूंगा कि उनको फैसिलिटेट करूं। उन्हीं के बहाने जब ये पीएसएल होते हैं तो कराची में सड़कें बनती हैं, लाइट लगना शुरू हो जाती है, तो मेरे लोगों को तो फायदा पहुंचता है। मैं तो 100% उनको फैसिलिटेट करना चाहता हूं। लेकिन होना चाहिए था कि सियासी तर्ज अमल इख्तियार करते, हमारे साथ बैठ के मज़ाकरात करते। मज़ाकरात के बजाय इन्होंने जिसे कहते हैं कि इंतहाई बेरहमाना अमल किया। अमीनुल हक साहब, आप हमारे साथ वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक नाज़रीन। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब ये बताएगा कि पीएसएल तो हो रहा है और पीएसएल कम से कम 3, 4, 5 हफ्ते वो जारी रहेगा। अब सीएम साहब आपसे मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, वो नादिम भी हैं। तो अब क्या एमक्यूएम कम से कम ये इंश्योर करवा सकती है कि दोबारा हम सड़कों पर फिलहाल नहीं निकलेंगे, ये पीएसएल भी हो जाए और हम उनसे मुज़ाकरात में एंगेज कर लेंगे? देखिए, एमक्यूएम का आज का अमल देख लें। हमारा कारकुन शहीद हुआ, हमने कल यौम सियाह का ऐलान किया, उसको यौम शोक पे तब्दील किया। हमने क्या किया? हमने ब्रॉड विजन का मुजाहरा किया। हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को नहीं छेड़ा। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रखा है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद हम हजारों के तादाद में कारकुनान कब्रिस्तान गए। और अगला प्रोजेक्ट भी जो हम करने जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम पीएसएल को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। वो मेरा इवेंट है, जैसे मैंने कहा, वो एमक्यूएम का इवेंट है। हम तो उनको सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम अपने देखिए, एमक्यूएम पाकिस्तान अपना आईनी, कानूनी और जमहूरी हक हर सूरत में इस्तेमाल करती रहेगी। हम बिल्कुल रोड के ऊपर एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे और उनको बावर कराते रहेंगे कि यस, सिंध के अवाम इस सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को मुस्तरद करते हैं। लेकिन हम किसी जगह पे कोई लड़ाई, कोई दंगा फसाद में नहीं, बल्कि अदम तसादुम, अदम तशद्दुद के पॉलिसी पे रहते हुए, पाकिस्तान के आइन कानून के दायरे में रहते हुए अपनी सियासी जदोजहद करते रहेंगे। बात है अमीनुल हक साहब, बिल्कुल ये अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई तीसरा फरीक करना चाहे, अगर कोई डिस्टेबलाइज करना चाहे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कराची में, व्हाइल पीएसएल इज ऑन, मतलब ये दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए ना, कि 3-4 हफ्ते चले हम एंगेज कर लेते हैं मुज़ाकरात में, ये पीएसएल हो जाएगा। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, आप फिर सड़कों पे निकल आए। मैंने जिस तरह आपको बिल्कुल खुली बात कह दी कि हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे पे तो पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन जमात इस्लामी एक्सपो सेंटर के सामने कैंप लगा के बैठी है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। वो पूरे शहर में क्या नाम है, लेकिन हम अमीर भाई माजरत के साथ 28-29 दिन हो गए उनके धरने को हाफिज साहब की सरबराही में। वहां पे इतना कुछ नहीं हुआ जो कल आपके एक दिन के धरने में हो गया है। तो जमात इस्लामी का वाला तो कंपैरेटिवली काफी पीसफुल रहा है। लेकिन हम भी तो निहत्ते गए थे, हम भी तो बिल्कुल पुरअमन तरीके से, एमक्यूएम के लोग भी गए थे। एक पत्थर मौजूद नहीं था, किसी ने एक पत्थर नहीं मारा। आपका टीवी कैमरा दिखा रहा था कि ऑफेंसिव कहां से शुरू हुई, खवातीन पे तशद्दुद किसने किया। आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको कंडेम किया है, इस तमाम सियासी पार्टियों ने कंडेम किया है, तमाम जैसे तजारती अंजुमनों ने इसे कंडेम किया है, खवातीन अंजुमनों ने कंडेम किया है। तो मैं समझता हूं कि ये स्टार्ट भी वहां से हुआ था, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान पुरअमन तरीके से अपने कारकुनान को मुंतशिर कराया और हमने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आज कराया। और इसी तरीके से मेरा ख्याल हम अपना एहतजाज बिल्कुल रखेंगे, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हर सूरत में पुरअमन एहतजाज होगा। अमीनुल हक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है इसके बाद सेनेट के साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने तो हुकूमत की दरख्वास्त के बावजूद 23 मार्च का उनका जो अपना लॉन्ग मार्च है उससे पीछे हटने से इनकार कर दिया और मौलाना साहब ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। लेकिन 23 मार्च से पहले हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज 27 फरवरी है, जब पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद का रुख करेगी और लॉन्ग मार्च करेगी। हम 27 फरवरी को जब कराची से निकलेंगे, इस हुकूमत का जो इस्लामाबाद में कचरा जमा हुआ है उसको भी उनका भी हम सफाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का ये दावा नाजरीन अपनी जगह, लेकिन हुकूमतें बयानात और दावों से कमी गिरा करती हैं। हुकूमत को घर भेजने का जो वाहिद और जमहूरी हरबा है वो तहरीक अदम एतमाद है, जिसके लिए अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक राय का फिलहाल दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है। अपोजिशन के बकौल ये ऑप्शन ना आजमाने की सबसे बड़ी वजह इदारों का न्यूट्रल ना होना और हुकूमत की मुसलसल पुशपनाही करना है। लेकिन इसकी एक बड़ी और अहम वजह जमातों के दरमियान अदम एतमाद का जो है वो फुकदान है और मुश्तरका पॉलिसी का भी फुकदान है।
मौलाना साहब कह रहे हैं कि अभी तक तो इत्तेफाक ही नहीं हुआ, इसका मतलब अदम एतमाद फिलहाल हमें मुस्तकबिल करीब में कार्ड्स पर नजर नहीं आ रही। जी, इसमें एक हमें जिसे कहते हैं स्ट्रेटजी का इशू है कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का मकसद अदम एतमाद को बतौर सीढ़ी इस्तेमाल करना है अगले इंतखाबात तक पहुंचने के लिए। इसीलिए पीपल्स पार्टी के साथ ये गुफ्तगू जारी है, क्योंकि ऐवान में अदम एतमाद के लिए उनकी नंबर्स भी बेहद अहम है कि ये जो अदम एतमाद के अगले दिन क्या होगा उसके ऊपर गुफ्तगू जारी है। नून लीग सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ एतमाद की तहरीक लेने के लिए तैयार है, लेकिन अक्सरियत होने के बावजूद पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अदम एतमाद के लिए तैयार है, लेकिन नून लीग अक्सरियत होने के बावजूद तैयार नहीं। नून लीग अदम एतमाद के बाद फौरी इलेक्शन चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मौके पर सिंध हुकूमत को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि कुल वक्ती हुकूमत लाने पर मुसर है। ऐसे में तहरीक इंसाफ अपनी मुद्दत से पहले उनकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की उसको कैसे घर भेजा जा सकेगा, फिलहाल ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक चेयरमैन सर नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर ये बताइएगा कि अब तो पीडीएम का जो सरबराही इजलास होना था वो भी खत्म हो चुका है और पीडीएम की जानिब से कोई वाज़ेह स्ट्रेटेजी नहीं आई तहरीक अदम एतमाद लानी है नहीं लानी, बल्कि मौलाना साहब तो यहां तक कहेंगे कि जी अभी इत्तेफाक नहीं है अपोजिशन जमातों में। पीपल्स पार्टी की एक बड़ी क्लियर कट पॉलिसी रही है कि हमने रिजिग्नेशंस नहीं देने फिलहाल, लेकिन अदम एतमाद के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ओपोजिशन अगर उसको मुत्तहिदा ओपोजिशन के तौर पर देखा जाए तो फिलहाल जो अदम एतमाद का ऑप्शन है उसमें इत्तेफाक राय नजर नहीं आ रहा, तो इट्स ऑफ द टेबल। थैंक यू। हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, आप बोलिए बुखारी साहब जी। देखें, पीडीएम का, मैं तो उसको पीडीएम नहीं समझता, पर वो अपोजिशन की चंद जमातों हैं। पीडीएम वो थी जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी भी थी। ये उनका जो इजलास है वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं आना चाहते। हमारा जो मौक़िफ़ रहा पीडीएम में जब हम थे, तो हमारा मौक़िफ़ हमेशा उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और वो प्रिवेल भी रहा। हमारे रेजिग्नेशन ना करने के इश्यूज़ पे, हमारे बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और बिलखुसूस सेनेट के इलेक्शन के वक्त हमने कहा था कि इलेक्टरल कॉलेज जो है वो ख़त्म नहीं होगा आपके रेजिग्नेशन से। तो वो जो हमारी पॉलिसीज़ थी और जो हमारे इनिशिएटिव्स थे उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसके रिजल्ट्स भी बेहतर आए जो अपोजिशन के हक़ में रिजल्ट्स थे। हमारा जो टारगेट था वो लास्ट ऑप्शन जब हमने तहरीर किया था चार्टर पीडीएम का, तो लास्ट ऑप्शन थी कि हम रेजिग्नेशंस भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एट अप्रोप्रिएट टाइम। हमारा वो लॉन्ग मार्च और हमारा नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो था वो हमने एक्सरसाइज करना था। और अभी ये बाकी दीगर जमातें भी समझती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका इस गवर्नमेंट को डिसलॉज करने का वो आईनी तरीका तो नो कॉन्फिडेंस का है। हम लॉन्ग मार्च करेंगे टू बिल्ड द प्रेशर और प्रेशर, और पर्टिकुलरली लॉन्ग मार्च का इसका बेनिफिट पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि हम इस नो कॉन्फिडेंस के बाद हम इमीडिएटली हम नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं। हम कोई इन हाउस चेंज की बात नहीं करते। हम इन हाउस चेंज हम ये चाहते हैं कि इनको डिस्क्वालिफिकेशन इनकी वो नो कॉन्फिडेंस मूव करें हम, इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो तो फिर इमीडिएटली नए इलेक्शंस अनाउंस हों, चाहे वो नया प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर नया प्राइम मिनिस्टर भी विद इन अ स्पेसिफिक टाइम अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लेता तो फिर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अनाउंस फ्रेश इलेक्शंस। तो हम ये प्रेशर इसलिए रखना चाहते हैं कि पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए और पब्लिक इश्यूज पे हम लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। जी अच्छा, बुखारी साहब, जो एक हमें समझ आया, जो एक उसूली इख्तिलाफ भी उसे कह सकते हैं कि नून लीग, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि नून लीग जो है वो अदम एतमाद के बाद फौरन इलेक्शन करवाना चाहती है, लेकिन अगर वो इलेक्शन करवाए तो उसमें तो पीपल्स पार्टी का नुकसान है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट में भी अभी 1.5 साल रहते हैं।
तो पीपल्स पार्टी क्यों इतना एफर्ट करेगी और उसके बाद उसकी हुकूमत ही खत्म हो जाए? तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो ये चाहती है कि अदम एतमाद की कामयाबी के बाद एक ओपोजिशन पर मुश्तमिल जो है एक हुकूमत बनाई जाए जो कम से कम ये मौजूदा असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करें और उसके बाद इलेक्शन हो? नहीं, देखें ये एक अच्छी रवायत होती है कि असम्बलियाँ अपनी टर्म पूरी करें, लेकिन जब कोई कौम, कोई मुल्क अगर दुश्वारियों में फंस जाए, घिर जाए, तो फिर उसका सलूशन भी इसी आइन में दिया गया है और इसी आइन में नो कॉन्फिडेंस भी है, इसी आइन में डिसोल्यूशन भी है। ये प्रोविजन आइन में मौजूद है। और आपका ये मेरा ख्याल है आप इस बात को थोड़ा सा मिक्सअप कर रहे हैं कि नेशनल असम्बली की डिसोल्यूशन ऑटोमेटिकली सिंध असम्बली की डिसोल्यूशन नहीं बनती। ये आपको ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मुल्क और जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की अपनी सीसी फैसला कर भी सकती है, क्योंकि अभी जो इश्यूज़ हैं, आवाम को दरपेश मसाइल हैं, उनका हल सिवाय फ्रेश इलेक्शंस के और कोई हल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो 2 दिन पहले सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी, ये तो एक थ्रेट परसेप्शन क्रिएट करने की बात थी। और थ्रेट किसको किया जा रहा था वो खुद समझते हैं या जिनको थ्रेट हुआ वो समझ पा रहे हैं। लेकिन ये एक हारे हुए खिलाड़ी की गुफ्तगू थी जो गुफ्तगू उन्होंने की है। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब ये फरमाएगा कि इस वक्त देखिए अदम एतमाद तो आप कह रहे हैं बिल्कुल अदम एतमाद आनी चाहिए, नून लीग कह रही है अदम एतमाद आनी चाहिए, लेकिन जब तक ये दोनों बड़ी जमातें मुत्तफिक नहीं होंगी और कल पीडीएम के इजलास में भी कोई खास फैसला उसके हवाले से नहीं हुआ, उन्होंने भी अपनी लॉन्ग मार्च की बात की, आप अपने लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि फरवरी मार्च में तो आप दोनों जमातें बड़ी लॉन्ग मार्च में बिजी होगी, तो अदम एतमाद जो है वो मार्च के बाद कहीं जाके अगर इत्तेफाक पैदा होगा तो होगा। देखिए हमारा पार्लियामेंट के अंदर एक वर्किंग रिलेशंस अपोजिशन की जमातों का है और उसमें हमने सपोर्ट किया था मियां शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। तो वहाँ पे अब हमारे पार्लियामेंट्री लीडरशिप मौजूद है, चेयरमैन बिलावल मौजूद है, आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद है पार्लियामान में। वो उनकी आपस में पार्लियामान के अंदर दीगर जमातें जो हैं उनके साथ भी वर्किंग रिलेशंस हैं। और मैं समझता हूँ कि बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कब्ल अज़ वक्त डिस्क्लोज़ नहीं की जा सकती। और मैं समझता हूँ कि मीडिया तो खबर ढूंढने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी स्ट्रेटजीज़ भी होती हैं और शायद हम वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत बहुत सारी चीज़ें कब्ल अज़ वक्त अनाउंस नहीं करना चाहते। ठीक। अच्छा बुखारी साहब, तो क्या अभी नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के दरमियान कोई राब्ते हैं या राब्तों के चांसेस हैं जिससे अगर कोई थोड़ा बहुत ये इख्तिलाफ मौजूद है हिज़्ब इख्तिलाफ में नो कॉन्फिडेंस को लेकर ये दूर किया जाए, या उनके मौलाना साहब से इस बारे में कोई राब्ते हैं या अनकरीब होने जा रहे हैं? देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में वी आर ऑलवेज ओपन टू डायलॉग, और वो पॉलिटिकल लीडरशिप ही नहीं है जो डायलॉग पे बिलीव नहीं करती। और हम डायलॉग करने को बिल्कुल तैयार है। आप देखें कि 77 में पीएनए की मूवमेंट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उस वक्त भी डायलॉग किया और मोहतरमा शहीद भी डायलॉग करती थी, चेयरमैन बिलावल भी डायलॉग करने के हक में रहते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब भी। देखिए इस पॉलिटिकल प्रोसेस में और इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप अपनी बात किसी को सुनाएं और किसी की बात सुने। फैसला तो फिर आप वो करते हैं जो सूट करता हो उन सर्कमस्टांसेस में, तो फैसला तो वो होता है। बुखारी साहब आखिर में बताइएगा, अभी मुशीर एहतसाब को चेंज करके और ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब जो हैं उन्हें तैनात किया गया है। अब वो पीपल्स पार्टी के कुछ दौर में भी रह चुके हैं नैब में, लेकिन जो आरपीपी स्कैंडल जो सामने आया था जिसमें राजा परवेज अशरफ साहब का भी नाम था और पूरा वो उन्हीं के दौर में बना, तो क्या आप मतलब पीपल्स पार्टी समझती है कि अब एहतसाब का अमल जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा और शफाफ होगा? क्योंकि शहजाद अकबर साहब के दौर में तो ये इल्जामात लगाए गए थे कि ये एक तरफा हो रहा है। मैं हम समझते हैं कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है ना, जो ट्रैक रिकॉर्ड है
वो बड़ा मायूस कुन है नैब का। और ये हम समझते थे कि नैब को जो है ना वो किसी एक शख्स को खुश करने के लिए या उसकी इमा पे या उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए जो मुकदमात बनाते रहे। आप ये देखें कि जुडिशल फोरम इसीलिए होते हैं कि एग्जेक्टिव के मामलात की वो स्क्रूटनी कर सकें, और जितने भी नैब के मुकदमात आए उनकी जो जुडिशल स्क्रूटनी हुई, जब मामलात अदालतों में गए तो उसमें तो बड़ा क्लियर कट लिखा कि नैब बड़ा नाकाम इदारा है, कोई तैयारी नहीं करता, कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं करते, ऐसे केसेस बनाए जाते हैं जिस पे आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह सकते हैं। नैयर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। गुज़श्ता हफ्ते अवाम से अपनी टेलीफोनी गुफ्तगू में इमरान खान का ये कहना था कि महंगाई का मसला उनको रातों को सोने नहीं दे रहा। बदकिस्मती से इमरान खान को आइंदा कई माह अभी ऐसे ही बेखाबी में गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि उनके अपने वजीर खारजा, वजीर खजाना शौकत तरीन ने पेशन गोई ये की है कि उनको अगले 2-3 माह में भी कीमतें नीचे आती नहीं देख रही। कत नजर इसके कि शौकत तरीन साहब गुज़श्ता माह ये दावा कर चुके हैं कि महंगाई चंद महीनों में खत्म हो जाएगी। आपकी महंगाई, एक तो मैंने इम्पोर्टेड महंगाई कही है, आप 3-4 महीने बाद देख लीजिएगा, मुझे मत आप एक्सेप्ट करेंगे मैं जो कह रहा हूँ। 3-4 महीने के बाद देखें, आपका पेट्रोल कम हो जाएगा, कोयला कम हो जाएगा, स्टील कम हो जाएगा, खुर्दनी तेल कम हो जाएगा, आप देखेंगे इन्फ्लेशन कहाँ चली। आज तो मिडिल क्लास है वो इस वक्त सफर कर रही है। हमें ये नहीं मालूम कि ये जो इस वक्त सुपर साइकिल कमोडिटीज का है ये कब नीचे आएगा, बिकॉज ये हमारे पे मुनसर नहीं है, ये दुनिया के बीच में सप्लाई डिमांड का चक्कर चल रहा है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये सुपर साइकिल जो है अगले 2-3 महीने में नीचे ना आए। शौकत तरीन की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इस चैलेंज से मुतालिक थी जो IMF से $1 अरब की रकम लेने के लिए आंख खड़ा हुआ है। IMF की मुश्किल शराइत पर हुकूमत ने मिनी बजट और स्टेट बैंक का बिल तो मंजूर करवा लिया, लेकिन अब ये बिल सेनेट से मंजूर होना है, जो आज तक मंजूर करवा लिया जाना था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर हुकूमत IMF की बोर्ड मीटिंग जो 28 जनवरी को होनी थी उसको दूसरी बार मुलतवी करवाने पर, उनसे दरख्वास्त करने पर मजबूर हुई। अब ये मीटिंग 2 फरवरी को होने जा रही है, लेकिन वजीर खजाना भरपूर पुरुमीद है कि इस बिल रोज में सेनेट से मंजूर करवा लिया जाएगा। दूसरी जानिब हुकूमत माशी तरक्की के नए नंबर्स पर खुश है, लेकिन जमीनी हकायक हुकूमत की इस खुशी पर पानी डालते दिख रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि अगर माशी शरह नमू GDP जिसे कहते हैं वो 5.37% है तो गुर्बत और बेरोजगारी में कमी नहीं आ रही और यही आवाम का इस वक्त बड़ा मसला है। 4 रोज पहले ही ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स यानी इदारा शुमारियात की जानिब से जो फिगर्स जारी किए गए उनके मुताबिक महंगाई की मजमूई हफ्तावार शरह 19.3% पर आ गई है, जबकि सबसे कम आमदन वाले अफराद के लिए महंगाई 20% से तजावज कर चुकी है। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ारत खजाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा, इस वक्त बिलाशुबा महंगाई जो है वो आपकी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और एक परसेप्शन ये भी बड़ी तेजी से उभर रहा है कि हुकूमत जो है वो महंगाई की वजह से मकबूलियत खोती जा रही है। शौकत तरीन साहब ने 7 दिसंबर को ये फरमाया था कि अगले चंद माह में महंगाई पर हम काबू पा लेंगे। आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जी अगले चंद महीने महंगाई जो है वो रहेगी। इसका मतलब ये कि अगले चंद महीने भी हुकूमत के लिए मुश्किल होंगे। अब ग्रोथ तो आपने अचीव कर ली, अच्छी बात है, अबव 5% इतने मुश्किल हालात में, लेकिन जो असल चैलेंज है वो महंगाई है। उसके लिए फिलहाल कोई प्लान नजर नहीं आ रहा, और उसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि जी आपकी मकबूलियत PTI की जो है महंगाई की वजह से वो कम होती जाएगी आंदा, जब तक ये महंगाई बरकरार रहेगी। देखें, सबसे पहले तो आदिल शुक्रिया आपने लिया प्रोग्राम में और इस बात को मजीद मौका दिया कि क्लियर कर सकें आपके थ्रू तमाम आवाम को। राज़ का तो इस वक्त तो कल आपने जो है फेमस महंगाई का सवाल जो है जो बाइडेन से पूछा गया तो उसका जवाब आपने सुन लिया था। तो दुनिया के तमाम जिसे कहते हैं हेड ऑफ स्टेट्स जो है इस वक्त महंगाई की अंडर क्रिटिसिज्म में आ चुके हैं। अभी आपसे बात करने से चंद लम्हे पहले ब्लूमबर्ग की टॉप स्टोरीज थी 2। एक ये कि जो पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी की बात हो रही थी, क्लीन एनर्जी की, तो चाइना ने, उनके प्रेसिडेंट ने आज बोल दिया कि भाई क्लीन एनर्जी अपनी जगह, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फूड सिक्योरिटी और महंगाई।
अगर उसके लिए हमें जो है कोयला वापस चलाना शुरू कर दिया, बिजली के लिए सस्ता ईंधन, तो हम करेंगे। और जापान ने पहली दफा सब्सिडी 3 सेंट पर लीटर की सब्सिडी अनाउंस और 3 येन पर लीटर की सब्सिडी अनाउंस कर दी है अपने रिफाइनरीज के लिए, वो भी महंगाई की वजह से। और आपने यूके और यूरोप की तो खबरें पढ़ी होंगी कि वहां पे भी कहा यह जा रहा है कि अगर अब मजीद हमने एनर्जी प्राइसेस पास ऑन की तो वहां मसले मसाइल हो जाएंगे। तो ये एक, यानी कि आपने जो मकबूलियत की बात की, मैं इसमें ये कहूंगा कि ये नहीं दोहराऊंगा कि पूरी दुनिया का मसला है। मकबूलियत इस वक्त तमाम हेड ऑफ स्टेट्स की एट स्टेक लगी हुई है बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल क्राइसिस। अब दूसरी बात यह कि आपने खुद कहा कि आपने ग्रोथ इस मुश्किल हालात में प्रोड्यूस की और बड़ी बात है, और वाकई में अचीवमेंट है। ये रीबेस के बगैर 5.37% है। और इस साल भी हालांकि हुकूमती अहदाफ है 5% के, स्टेट बैंक 4.5 से 5% कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज है, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में एक इकोनॉमिस्ट भी रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हम 5.5 से 6% की रफ्तार से जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब नंबर आएगा वो पता लग जाएगा, लेकिन ये मेरा जाती ठीक। अच्छा, इसमें तो साहब ये बताइएगा, ये जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्वियसली हमें ग्राउंड रियलिटीज जो ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट होती नजर नहीं आ रही। खुद ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो फिगर है, ऑलमोस्ट जो हफ्तावार महंगाई है 19% तक जाना, मतलब अवाम जो है, आम पाकिस्तानी जो है, उसको ग्रोथ से क्या लेना देना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्या लेना देना। वो तो यही कह रहे हैं कि जनाब हम पे तो एक तरफ बिजली गैस की कीमतें, गैस नापैद है फिर भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, दूसरी जानिब अशियाए खुर्दनोश, मतलब स्पेशली जो तनख्वाहदार तबका है, जो मिडिल क्लास है, स्पेशली अपर और लोअर मिडिल क्लास तो रह ही नहीं गई ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, वो स्क्वीज होते जा रहे हैं। और जो आपने देखे बिल्कुल अमेरिका की और उसकी आपने मिसालें दी है, ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है वो एक हकीकत है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां की जो फीकस आमदनी है या वहां का जो एक सोशल सिस्टम है, वहां पर जो सपोर्ट है अवाम को, उसके साथ तो हम पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर सकते। देखें, पहले तो सबसे पहले मैं जो है ना एक चीज एडमिट कर लूं कि महंगाई है और उससे अवाम पे बोझ है, लेकिन किस सेगमेंट पे बोझ है? वो है लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास, ठीक है ना। आपको भी ये पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में 2 लोगों के लिए हमेशा से पॉलिसीज बनती है, एक हाई क्लास के लिए और एक, जब भी हर पॉलिटिशियन, हर एक के आदमी, एक आम आदमी जो एक गरीब आदमी के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आती रहती है, जो नहीं आती तो मिडिल क्लास के लिए नहीं आती। उस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था तो एक बात रह गई थी, पहले उसको मैं मुकम्मल थोड़ा सा कर दूं। और इसमें आपने इस सवाल में भी कहा कि जी ग्रोथ का आवाम से क्या ताल्लुक। देखें शाहजेब, अगर ग्रोथ आती है ना तो आमदनी में इजाफा आता है, ठीक है। अब आमदनी में इजाफा का मतलब ये नहीं है कि 22 करोड़ की आमदनी इजाफा हो सकता है कि सिर्फ 5 करोड़ की आमदनी में इजाफा हो और 15 करोड़ वहीं खड़े रह गए हो, ठीक है ना। तो जब आमदनी में इजाफा होता है तो कहीं ना कहीं वो जो है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, तो ये ग्रोथ आना अच्छी बात है। अब रहा सवाल ये कि हम जो है क्या कर रहे हैं इसके लिए। अभी आपने बात की हफ्तावार महंगाई की। हफ्तावार जो महंगाई है हमारी 7 हफ्तों से 6 हफ्ते जो है माइनस हुई है, यानी कि वो वीक ऑन वीक माइनस होना शुरू हो गई। उसमें क्या सबसे बड़ी वजह थी? उसमें जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि खाने पीने की जो अशिया है उनकी कीमतों में कंटिन्यूसली कमी आ रही है। जहां पे हम मार खा रहे हैं ना, वो खा रहे हैं तमाम दरामदी अशिया पे जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे शौकत तरीन साहब की। देखिए, शौकत तरीन साहब का एस्टिमेट जो है वो यही है कि ये जो सर्दियां हैं जैसे ही गुजरती हैं, इसमें एनर्जी प्राइसेस में अगर स्लो डाउन आएगा तो खुद ब खुद कीमतों में इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। ये स्टेट बैंक भी कह रहा है, आलमी इदारे भी कह रहे हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।